अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.3। निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो। तो यदि तो कथन, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो उसको हम यदि तो के रूप में बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, 3 कथन ऐसे दिए गए हैं, देखिए 1 2 3। ये तीनों कथन जो है ना वो यदि और तो के रूप में नहीं दिए गए हैं, उनको हमें यदि और तो के रूप में बदलना है। तो निम्नलिखित कथनों को यदि और तो के रूप में लिखो। अब ध्यान रखिए, कभी ऐसा बोल सकता है निम्नलिखित कथनों को सशर्त कथन के रूप में लिखो। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे कोई बोले निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो, चाहे कोई बोले निम्नलिखित कथनों को सशर्त कथन के रूप में लिखो। तो यदि और तो के रूप में देखिए, एक कथन दिया गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए मैंने तो लगा दिया। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यदि और तो लगाना है। मतलब शुरुआत में यदि लगाना है और बीच में तो लगाना है। बस केवल ये समझना है कि कब तो लगेगा। तो जैसे आप बोल रहे हो, अगर कोई समांतर, अगर मतलब यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यही हो गया बस यदि तो। ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज और सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सर दो, ये हमारा पूर्वार्ध हो जाएगा, उत्तरार्ध हो जाएगा। इसके पहले यदि लगाना है और यहाँ पे तो लगाना है। लेकिन सेंटेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं केवल ऐसे लिखूं, यदि समांतर चतुर्भुज तो के तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो ये सेंटेंस अच्छे से नहीं बन रहा। तो उसको अच्छे से थोड़ा बना के लिखना है। जैसे देखिए, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, मतलब यही जो केवल यहाँ ऊपर समांतर चतुर्भुज लिखा था उसको थोड़ा सेंटेंस अच्छे से बना दिया कि यदि कोई दिया गया चतुर्भुज हो, वो कौन सा चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। किसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं? यही जो चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो ये जो कथन यदि और तो के रूप में नहीं था, वो यहाँ यदि और तो के रूप में है। बराबर कि नहीं? तो क्या करना है, ये जो पहले है वो पहले ही रहेगा, जो बाद में हो बाद में ही रहेगा। केवल फर्क ये है कि उसको यदि और तो के रूप में बदल के लिखना है। जैसे यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, या लिखा गया यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिया गया तो ये इधर इसके साथ यदि लगाना है, इसके साथ तो लगाना है। लेकिन उस सेंटेंस को अच्छे से बना के लिखना। यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो। अब जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा दिया गया चतुर्भुज, आप उसको थोड़ा सेंटेंस बदल भी सकते हो। एग्जैक्ट ये लिखना जरूरी नहीं, आप लिख सकते हो यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। उसके लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है इसी के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा देखिए, आयत दिया है और विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो सेम जैसे ऊपर बनाए वैसे नीचे बनाए। यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो, जैसे यहाँ लिखा था यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, ऐसे यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो। तो यहाँ जैसे लिखा तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। देखिए, तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो यदि आयत हो तो विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। लेकिन उसको लिखा यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। या इसका थोड़ा सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया, समद्विबाहु त्रिभुज, बस इतना ही दत्त है। और फिर इनमें शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। पूरा भाग जो है वो उत्तरार्ध में आएगा। तो पूर्वार्ध केवल इतना ही है, उत्तरार्ध ही पूरा है।
तो अब की बात देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए दिया गया चतुर्भुज लिखा था। आयत भी चतुर्भुज है इसलिए दिया गया चतुर्भुज लिखा था। जबकि अगर आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज तो ये त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे दिया गया त्रिभुज लिख दिया। देखिए, दिया गया त्रिभुज, ये चतुर्भुज था इसलिए दिया गया चतुर्भुज। आयत भी चतुर्भुज था इसलिए दिया गया चतुर्भुज। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है इसलिए दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो पहला पूर्वार्ध सब समझ जाइए। इस समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है। तो लिखना है यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो। यहाँ आयत भी चतुर्भुज होता है तो यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो। समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज होता है तो यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब तो के बाद ये पूरा बोल जाना है, ये पूरा लाइन तो के बाद। तो उसके बोलना है यहाँ। देखिए तो, देखिए तो उसके यहाँ पे भी तो उसके बोलने के बाद फिर आगे की पूरी लाइन। यहाँ देखिए आपने तो उसके बोला ना, फिर सम्मुख कोण सर्वांग सम होते। तो के बाद उसके बोलिए और सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। ये देखिए तो के बाद उसके बोलिए विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। सेम वही ऊपर की लाइन। तो के बाद उसके बोलिए फिर ये पूरा लाइन। शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। इधर देखिए शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। ये पूरा हो गया पूरा। तो इस तरीके से आपने ये तीनों पॉइंट्स को यदि और तो के रूप में लिख दिया। अब यदि और तो के रूप में लिखा, इसको बोला जाता है सशर्त कथन। तो सशर्त कथन क्या होता है? ऐसा कथन जिसको हम यदि और तो के रूप में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं सशर्त कथन। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलोम कथन क्या होता है। विलोम कथन, जबकि आप विलोम कथन पढ़ चुके हो, जब पूर्वार्ध को उत्तरार्ध और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध बनाते हैं उसको विलोम कथन बोलते हैं। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल ये आपको यदि और तो के रूप में बनाना सिखाया है। प्रश्न संग्रह 1.3 में इसके पहले हम लोगों ने एक पहला क्वेश्चन पढ़ा था, निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो। इसमें कुल 3 प्रश्न थे और इसको हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि कैसे अगर कोई कथन है तो उसको हम यदि और तो के रूप में लिख सकते हैं। अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन लिखो। विलोम मतलब आप जानते हैं उल्टा, पर यहाँ पे जरा कथन का विलोम लिखने का अलग तरीका है। उल्टा यहाँ मतलब क्या होता है कि कोई भी कथन यदि और तो के रूप में रहता है तो उसमें जो पूर्वार्ध है उसको उत्तरार्ध बना देते हैं और जो उत्तरार्ध है उसको पूर्वार्ध बना देते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो। अब समझो यहाँ पे आप यदि लगा सकते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये अगर देखें तो दिया क्या है, इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि अगर दो समांतर रेखाएं हो और तिर्यक रेखा हो। अभी इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये कथन को। जैसे एक रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक ये तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा हो गई। तो दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा है एक रेखा है, दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा जो काट रही है उसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये रेखा कैसी है? तिर्यक रेखा। तो ऐसे कॉर्नर के जो कोण होते हैं ना, इनको एकांतर कोण बोलते हैं।
अभी आप इसको पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, दूसरा चैप्टर का है। इसके कॉर्नर के कोण को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो क्या बोल रहा है कि ये जो अगर दो समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो ये जो एकांतर कोण होते हैं ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं। यही चीज इसने बोला है। तो अब हमें क्या बोलना है यहाँ पे पूर्वार्ध को उत्तरार्ध बनाना है, उत्तरार्ध को पूर्वार्ध बनाना है। कि यदि अब यहाँ पे इसने क्या दिया था? यहाँ इसने दिया था कि दोनों, अब एक चीज पकड़ो, तो इसमें दिया क्या था? इसमें दिया था कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये दिया गया था शुरुआत में, ये पूर्वार्ध है, ये पहले दिया हुआ है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध क्या है? कि दो रेखाएं हैं जो समांतर रेखाएं हैं। और सिद्ध क्या करना है? एकांतर कोण समान है। सिद्ध करना है एकांतर कोण कैसे हैं? समान है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बता देंगे कि अगर दो रेखाएं हों, अब ये दोनों रेखाओं को हम समांतर नहीं बताएंगे, बल्कि ये जो समांतर पहले बोला है ना उसको बाद में बोलना है, और एकांतर कोण जो समान है उसको पहले बोलना है। इसको पहले बोलना है, इसको बाद में बोलना है। एकांतर कोण समान है, इसको पहले बोलना है, और समांतर रेखा है, इसको बाद में बोलना है। तो देखिए कैसे बोलेंगे। यदि दी गई दो रेखाओं, अब देखो, अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो दो रेखाएं हैं वो, अब तक बोला था कि दो रेखाएं समांतर थी, अब यहाँ पे बोला है कि केवल दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है। तो क्या क्या बोला है देखिए जरा। उसने बोला कि दो रेखा है, अब ऐसे दो रेखा, दो समांतर रेखा नहीं बोला, उसने बोला दो रेखा है, दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, और इसमें एकांतर कोण समान है। एकांतर कोण समान है, तो एकांतर कोण समान है इसको पहले बोलेंगे। ये जो बाद में बोला था ना एकांतर कोण समान, इसको पहले बोलेंगे, और समांतर रेखा है इसको बाद में बोलेंगे। तो जरा देखिए, ये दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो। तो इसमें जरा मैं आपको फिर से बता दूं कि ये देखिए, इसमें समांतर रेखाएं पहले दिया था और एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं ये बाद में दिया था। तो हमें क्या करना है? इस समांतर रेखाएं को बाद में लिखना है और एकांतर कोण सर्वांग सम है इसको पहले लिखना। तो ये लिखा है, ये दी गई दो रेखाओं, कितनी रेखाएं देखिए? दो रेखाएं है ना, और उनकी तिर्यक रेखा है। ये दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब ध्यान से देखना, वैसे तो आपको याद करना है लेकिन समझना जरूरी है। समझ के याद करेंगे तो कोई दूसरा रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो जब आप दो चार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जैसे क्या है कि समांतर रेखाएं, इसमें पहले क्या विलोम कथन के लिए क्या बताया था आपको? विलोम कथन के लिए बताया था जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध बन जाएगा, जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध बन जाएगा। जो पहले लिखा हुआ है कथन का, जो पार्ट पहले लिखा है वो बाद में चला जाएगा, और जो बाद में लिखा है वो पहले चला आएगा। ये देखिए, समांतर रेखाएं पहले लिखा था, इसमें समांतर रेखाएं बाद में है। एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं बाद में लिखा था, इसमें एकांतर कोण सर्वांग सम में पहले लिखा। तो ये आपका तरीका है। तो क्या लिखेंगे? कितनी रेखाएं हो? ये दो रेखाएं हो और उनकी एक तिर्यक रेखा हो। ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर एकांतर कोण बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे कि बस यही बोले कि एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं तो दो समांतर रेखाएं उनकी तिर्यक रेखा, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब तक एकांतर कोण तब तक नहीं बनेगा जब तक दो रेखा और एक तिर्यक रेखा ना हो। तो आपको इतना तो शुरुआत में बोलना ही पड़ेगा कि दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा। तो दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तभी एकांतर कोण बनेगा। अब अगर एकांतर कोण सर्वांग सम है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये बोलना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे, ये दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा, ये जो बाद में बोला था इसको पहले बोलेंगे, एकांतर कोण सर्वांग सम हो, और जो पहले बोला था उसको बाद में बोलेंगे, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। सेम ऐसा ही देखिए,
ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणिक कोणों की जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहाँ देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है, इसमें भी दो पार्ट है। एक है अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो और दूसरा रेखाएं समांतर होती हैं। तो अब इसका उल्टा है, यहाँ देखिए इसमें समांतर पहले दिया था, एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं बाद में दिया था। तो हमने क्या किया, एकांतर कोण सर्वांगसम को पहले लिखा, समांतर बाद में। इसमें कैसा देखिए, समांतर बाद में दिया है, अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है, इसको पहले दिया है। अब हम इसका उल्टा कर देंगे कि अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है उसको बाद में लिखेंगे और रेखाएं समांतर पहले लिखेंगे। तो ये देखिए, यदि कोई तिर्यक रेखा द्वारा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो क्या किया यहाँ देखिए जरा, इसमें अंतःकोण संपूरक पहले लिखा गया था, ये पूर्वार्ध है, और रेखाएं समांतर होती हैं बाद में लिखा था, ये उत्तरार्ध है। तो इसको अभी पहले लिख देंगे समांतर, रेखाएं समांतर देखिए पहले लिख दिया, और अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसको उठा के वहां रख दिया। ज्यादातर आप क्या सोच रहे हो, आप इजी करना चाह रहे हो, इसको इजी करने का तरीका आप ये सोच रहे हो कि सर इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको उठा के यहाँ। ऐसा नहीं होता है। कोई सेंटेंस क्लियर बनना चाहिए, उसका सही मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। आप बोलो सर इसको पूर्वार्ध को यहाँ उठा के रख दो, उत्तरार्ध को यहाँ उठा के रख दो। हाँ, उठा के रखना है, लेकिन उसकी मीनिंग उस पूरे सेंटेंस का पूरा बनना चाहिए। उस हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए क्या किया कि ये जो अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है इसको बाद में कर दिया, ये पूर्वार्ध था तो इसको उत्तरार्ध कर दिया, और ये बाद में लिखा हुआ था रेखाएं समांतर होती है, ये उत्तरार्ध था तो इसको पूर्वार्ध कर दिया। जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले। ऐसी एक और है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब ये यदि तो के रूप में नहीं लिखा, अगर मैं इसको यदि तो के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो इसका मतलब आयत जो है यह पूर्वार्ध है और विकर्ण सर्वांगसम होते हैं उत्तरार्ध है। आयत क्या है, पूर्वार्ध मतलब पहले, और विकर्ण सर्वांगसम बाद में। अब जब मैं इसका विलोम लिखूंगा तो मैं इसको पहले लिखूंगा, विकर्ण सर्वांगसम को पहले लिखूंगा, आयत बाद में। इधर देखिए, विकर्ण सर्वांगसम पहले, आयत बाद में। अगर कोई चतुर्भुज हो उसके विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह आयत होता है। इस तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लिख पाएंगे कि क्या करना रहता है। जो पूर्वार्ध वाला सेंटेंस रहता है उसको उत्तरार्ध बना देते हैं, और जो उत्तरार्ध रहता है उसको पूर्वार्ध। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या होता है। तो ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी कथन में जो पहले लिखा रहता है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को बदल दो, उसके स्थान को चेंज कर दो, लेकिन चेंज करते समय हमारा सेंटेंस भी अच्छे से बनना चाहिए, तो उसको बोलेंगे विलोम कथन। इधर देखिए, यहाँ पे जो पहले लिखा था पूर्वार्ध था उसको बाद में लिख दिया, उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में लिखा था उत्तरार्ध उसको पहले लिख दिया पूर्वार्ध। ऐसे यहाँ जो पहले था पूर्वार्ध उसको यहाँ उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में था उत्तरार्ध था उसको पूर्वार्ध बना दिया। सेम यहाँ पे देखिए, जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले। पूर्वार्ध को उत्तरार्ध और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध। ये जो पहले है उसको बाद में, पूर्वार्ध को उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में था उसको पहले। तो पहले को बाद में, बाद को पहले। इस तरीके से है विलोम कथन। प्रश्न संग्रह 1.3 हमारा खत्म हो गया। इसमें 2 ही प्रश्न थे, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन ध्यान रखिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में ज्यादातर कोई नया प्रश्न नहीं होता है,
जो आप इसके पहले 1.1 से लेके 1.3 तक किए रहते हैं उसी का रिवीजन यहाँ पे होता है। तो आप जब भी प्रकीर्ण प्रसंग्रह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 1.1 से 1.3 तक अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको प्रकीर्ण समझेगा, क्योंकि प्रकीर्ण में कुछ नया नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसके जैसे ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहता है आपको, तो आप खुद से करो, पर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। तो आप क्या करना, जहां पे ये खत्म होगा ना लिख के, जहां पे खत्म हो, जब आप नोटबुक में लिखना तो तुरंत डाल देना उसके नीचे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहले क्वेश्चन की लाइन लिख लेना, निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। तो फिर अभी इसमें विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो विकल्प वाला क्वेश्चन का आंसर जो देना होता है ना वो ऐसे देना होता है। पहले का कौन सा सही है, ए बी से, ऐसे देखिए इसमें 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, ऐसे दूसरे में ए बी सी डी, तो इसमें 4 में से कौन सा सही है तो उसका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे पहले का ये सही है, दूसरे का सही, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको इसको हल करके नहीं करना है, लेकिन हल करके आपको रफ पे देखना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको रफ पे हल करना पड़ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन तो हल करने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज है। प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? अब देखिए जरा, एक मैं आपको रेखाखंड ले रहा हूं, ये रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है। अब इसका हमें पता करना कि इसमें कितने मध्य बिंदु होंगे। मध्य बिंदु मतलब होता है ठीक बीच का बिंदु। मध्य बिंदु मतलब नहीं कि इसके बीच में कितने बिंदु होंगे, इसके बीच में नहीं, इसके ठीक बीच में जो बिंदु होगा उसको मध्य बिंदु होंगे बोलेंगे। तो किसी रेखाखंड में कितने मध्य बिंदु होते हैं? केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि अगर आप इसके जरा भी इधर आए या इधर गए तो मध्य बिंदु नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं, तो उत्तर आएगा केवल एक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें केवल एक दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, अनेक दिया है, लेकिन उत्तर कौन सा सही है कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? केवल एक। चलिए दूसरा, 2 भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? अब बोल रहा है कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने बिंदुओं पे काटे? ये देखिए ऐसे है, ये 2 रेखा है, एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। अब अगर काट रही तो अगर आप इसको इधर भी बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, तो ये कभी दोबारा नहीं काटेंगे, केवल एक ही जगह काटती हैं। इसका मतलब 2 रेखाएं कितनी जगह पे काटती है? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है? काटना। 2 रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है, तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? यहाँ देखिए, केवल एक। 2 रेखाएं कितने बिंदु पे काटेंगी? केवल एक बिंदु पर, तो उत्तर आ जाएगा सी। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? अब क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि अगर 3 बिंदु ले लें तो उन 3 बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इधर देखिए, अगर 3 बिंदु ले लिया, एक बिंदु हमने ए ले लिया, दूसरा बी, तीसरा सी। अब हमें पता करना कि इन 3 बिंदुओं से लेकर कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक रेखा 3 बिंदुओं से मतलब उसमें से 2-2 का पेयर बना के, एक तो ए और बी के बीच रेखा खींचेगी, एक जो है बी और ए और सी के बीच, एक बी और सी के बीच। तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? 1, 2, 3। अगर 3 बिंदु अरेखीय हैं,
अरेखी मतलब एक रेखा में ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु ए, बी और सी एक रेखा में है तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब अगर 3 बिंदु एक रेखी नहीं है तो हम उनके दो के साथ जाने वाली, यहां देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? मतलब 3 भिन्न भिन्न बिंदु हैं तो उनसे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 2 बिंदु को समाविष्ट करके 1 2 3। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक रेखी हो गए, एक रेखा में हो गए तो हम कितने खींच सकते हैं? एक ही रेखा खींच सकते हैं। बिंदु 3 है लेकिन रेखा कितनी? 1। इसका मतलब हम एक रेखा खींच सकते हैं या फिर 3 रेखा खींच सकते हैं। यहाँ उत्तर देखिए क्या आएगा। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होंगी? तो यहाँ देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है। तो आप क्या करोगे? आप ये 3 वाला उत्तर लगा दोगे, जबकि 3 वाला नहीं है। क्या उत्तर है? 1 या 3। मतलब या तो अगर 1 खींच सकते हैं या 3 से खींच सकते हैं। 1 कब खींच सकते हैं? अगर तीनों बिंदु एक रेखी है। और 3 कब खींच सकते हैं? अगर तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। चौथा है बिंदु ए का निर्देशांक -2 तथा बी का 5 हो तो DAB कितना? अब देखिए ए आप निकालना सीख चुके हैं। ए का निर्देशांक दिया है -2, बी का 5 और हमें DAB निकालना है। तो यहां से देखिए ए का निर्देशांक -2, बी का कितना दिया है? 5 और हमें निकालना है DAB। तो DAB निकालने का सूत्र आपको मालूम है, क्या सूत्र है? बहुत सारे बच्चों को पता है, सबको पता होना चाहिए। बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, यही तो सूत्र है ना DAB निकालने का। बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब 5 और ऋण 2 में बड़ा कौन है? जो प्लस वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो माइनस है वो छोटी होती है। तो 5 बड़ा है और इस सूत्र वाला माइनस, और छोटा निर्देशांक कौन है? -2। तो ये -1 माइनस और आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में कर देंगे। तो बड़ा निर्देशांक 5 है माइनस छोटा निर्देशांक -2 है। अब 5 है माइनस माइनस का गुणा +2 आएगा कितना? 7। तो अगर ए का निर्देशांक -2 है, बी का 5 है तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कितना आएगा आंसर? 7। यहाँ देखिए ये आपका ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। आंसर कितना आ रहा है? 7। पांचवा है यदि PQR एक रेखी है। देखिए डैश मतलब क्या होता है? P'Q', मतलब कि PQ और R कैसे हैं? एक रेखी है। DPQ 2 दिया है, DPR 10 दिया है, तो DQR निकालना है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक तो PQR दिया है एक रेखी। तो जब आप जानते हो कि अगर PQR एक रेखी होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DPQ प्लस DQR बराबर DPR। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अगर PQR एक रेखी है तो इसका मतलब PQ में QR जोड़ेंगे तो PR मिलेगा। तो PQ DPQ, पहले पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा, DPQ प्लस DQR बराबर DPR। अब मैं यहाँ पे मान रखूंगा। मान देखिए DPQ का मान 2 है और DPR का 10 है और DQR का निकालना है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा DPQ का 2, DQR का निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखूंगा। और DPR का कितना है? DPR का 10 है। फिर से देखिए DPQ का मान 2 रख दिया, DQR का निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे DPR का 10 है। ये +2 है, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से DQR का मान 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। तो DQR का मान कितना आएगा? 8। यहां से देखते हैं 8 आंसर कहाँ है। ये देखिए ये बी वाला आंसर है 8। तो आंसर कौन सा सही है? इस तरीके से देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, देखिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको हल करके बताया, लेकिन जैसे मैं अभी इसको रफ पे कर रहा था ना, वैसे एग्जाम में जब आएगा तो आपको भी इसको रफ पर ही करना है।
और आप चाहे रफ पे करो चाहे मन में करो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा आंसर ऐसा लिख के आना चाहिए। प्रश्न 1 का पहले का देखिए कौन सा आंसर सही है। पहले का ए वाला सही है, केवल एक, तो पहले का ए। दूसरे का कौन सा सही है, दूसरे का केवल एक, सी वाला सही है, तो दूसरे का सी। तीसरे का 1 या 3, सी वाला सही है तो सी। चौथे का 7 आंसर आया, सी वाला सही है तो सी। और पांचवे का 8 आंसर आया, बी वाला सही है, तो पांचवे का बी। ऐसा ही आपको उत्तर केवल ऐसा लिखना है। वो जो काम था वो आपको रफ पे करना है।